Hello everyone. So here we are back with another video from our social studies text. So हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जोग्राफी का एक न्यू लेसन स्टार्ट कर दिया था, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन. सो टॉकिंग प्रीवियसली अबाउट जो हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने स्टार्टिंगली हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़. राइट, तो फिर उस 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने ये भी देखा था दैट इंडिया हैज़ 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स एंड 90,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज with a large variety of fishes from both marine and freshwater sources. ये that was a reason that proved that India is one of the 12 mega बायोडाइवर्सिटीज़. फिर उसके बाद में हम लोगों ने फ्लोरा एंड फौना का मतलब समझ लिया था. ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छे से पहले ही आता था. सो वी वर टॉकिंग अबाउट वर्जिन वेजिटेशन, और वर्जिन वेजिटेशन के अंदर हम लोगों ने एंडेमिक और एक्जॉटिक स्पीसीज़ के बारे में समझा था कि एंडेमिक और एक्जॉटिक स्पीसीज़ क्या होते हैं. फिर उसके बाद में हमारे पास आ गए थे कि भाई इंडिया के पास इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ अवेलेबल तो है, पर इनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, इनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. कहीं पर किसी स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ ऑफ एनिमल ही हमें मिलता था या फ्लोरा ही मिलता था. तो ये क्या रीजंस थे, हम लोगों ने फैक्टर्स उनके बारे में समझा था कि इन डाइवर्सिटी को ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना वाज डिपेंडेंट अपॉन लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो इन सारे मेजर्स को हम लोगों ने एक एक को डिटेल में भी समझा था कि ये किस तरह से फ्लोरा एंड फौना को किसी भी जगह के इफेक्ट करते हैं. देन वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट में हमें क्या मिलता है, दोनों स्पीसीज़ मिल जाते हैं, फ्लोरा के भी मिल जाते हैं और फौना के भी मिल जाते हैं. तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट भी देख लिया था कि फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करता है. राइट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इको सिस्टम एंड बायोम. तो फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि बायोम का अच्छा खासा क्लासिफिकेशन है. ठीक है, बायोम्स क्या थे, लार्ज इको सिस्टम एरियाज थे. तो वहाँ पे क्या था, बायोम्स के अंदर क्या चीज़ें थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोम्स वे क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, aquatic regions, deserts, grasslands, tundra vegetations. Okay, so now today we are going to talk about different types of vegetations जो biome में हमने पढ़ा था. Okay, so when we were talking about forest, हम लोगों को ये पूरा जितना भी different types of vegetation है ये 5 parts में classified है. Tropical evergreen, tropical deciduous forest, thorny forest and shrubs, montane forest एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट. तो ये हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी वापस से यहाँ से रिकॉल कर लेंगे. ओके, सी अब इनका अगर हम लोग बात करते हैं कि इनका जोग्राफिकल लोकेशन अगर आपको करना है मैप पे, अगर इनको आपको लोकेट करना है तो बहुत ज़्यादा ईजी है, समझ में आ जाएगा. सबसे पहले देखो हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करते हैं. तो याद कर लो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है. एवरग्रीन को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, है ना. और सबसे ज़्यादा पानी जहाँ होगा, बहुत सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होगी, वहाँ पर भी क्या होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे. सो अब याद करो ये जब हमारी जो मानसून विंड्स है वो कहाँ पहुँचती है, सदर्न टिप पे पहुँचती है. फिर सदर्न टिप से वो स्प्लिट हो जाती है 2 जोन्स के अंदर, दैट इज़ अरेबियन बेल्ट एंड दी बे ऑफ बंगाल बेल्ट. अब जब अरेबियन बेल्ट है वो कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स के इस माउंटेन से पहले पहले बहुत बारिश करती है ना. ये भी चीज़ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं. तो ये वाला जो एरिया हुआ, ठीक है, ये वाला एरिया हुआ, और ये पूरा इधर जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा पानी आता है, बंगाल वगैरह की तरफ, बांग्लादेश वगैरह, असम वगैरह की तरफ, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आ जाता है. ये एरिया पूरा किससे कवर्ड है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. एवरग्रीन फॉरेस्ट के क्या क्या फीचर्स है वो तो हम आगे समझ लेंगे. एक बार इनका एक ओवरऑल आप समझ लो कि कहाँ पे कौन कौन से लोकेटेड है. ठीक है, देन वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल डेसीडियस जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो एरिया आपको मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा मतलब इतना सारा जो वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली, मतलब प्लेट्यू रीजन और प्लेन रीजन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज अगर हमारे जो कवर्ड है वो किससे कवर्ड है, ठीक है, किससे कवर्ड है वो सबसे ज़्यादा, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट में. तो ये एक फीचर आपको याद भी रखना है ट्रॉपिकल डेसीडियस का, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दैट इज़ डेसीडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट. थॉर्नी क्या है, थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में हम देखना है. तो थॉर्न फॉरेस्ट वगैरह आपको डेजर्टेड फॉरेस्ट जो आता है, तो हमें पता भी है डेजर्ट्स कहाँ पर है, इंडियन डेजर्ट्स वगैरह क्या बोला जा रहा है. तो डेजर्ट्स कहाँ पर मिलेंगे हमें, of course in the parts of Rajasthan and somewhat in the Deccan Plateau.
ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो ये जो है वो कहाँ आ जाते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन का आपको अच्छे से पता भी है कि माउंटेन्स कहाँ पर है हमारे पास में, यहाँ पर है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर सिचुएटेड है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और फिर जैसे नाम इसका एवरग्रीन है, तो यहाँ के फॉरेस्ट की पेक्युलरिटी क्या होगी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना हरे भरे रहने वालों में से हैं। ओके, सो नाउ व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और हरे भरे क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये भी इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश यहाँ का फीचर है। हाइट ऑफ ट्रीज़ क्या है, 60 मीटर्स और मोर, मतलब काफ़ी लंबे लंबे पेड़ जाते हैं। ओके, नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब बेटा क्या होता है कि मतलब बाकी जो सारे एवरग्रीन का मतलब क्या है कि ये हमेशा ग्रीन रहने वाले हैं, कभी भी ये ड्राई नहीं होंगे। तो ट्रीज़ के पास कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है अपनी लीव्स को शेड करने के लिए। वहाँ ऐसे कि प्लांट्स अपनी लीव्स को शेड करते हैं, वापस रीग्रो कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं, रीग्रो कर लेते हैं, उनका एक कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है। ट्रीज़ ऑफ फ्लोरा का अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, लाइक रोजवुड, एबोनी, महागनी। ठीक है, फौना की अगर हम बात करें तो एलिफेंट्स, मंकीज़, डेयर्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, अभी हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स हुआ, ईस्टर्न कोस्टल एरिया देखा लास्ट में हम लोगों ने, और उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी मतलब आपको मैंने जितना सिंप्लीफाइड मैनर में मैं यहाँ समझा सकती थी, क्योंकि कितना ईजी सा नहीं लग रहा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है, वो जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं एवरग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल भी कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर्स अबाव होगी। फिर यहाँ पर जो ट्रीज़ की हाइट है वो 60 सेंटीमीटर्स प्लस है। कुछ एग्जाम्पल आप बता देना फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना। एवरग्रीन है तो हमें पता है कि कोई भी पर्टिकुलर मंथ नहीं होता इसमें लीव्स शेड करने का। तो और एरियाज़ भी हम लोगों ने अभी जस्ट अभी मार्क करके भी देखा था कहाँ कहाँ था। ओके, सो दैट मेक्स अस टू कंप्लीट लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। और फिर भी अगर बताइए, मैंने तो बोला हुआ है कि अगर नहीं समझ आता तो आप इसे कमेंट सेक्शंस में इजीली बता सकते हो। then we have another that is tropical deciduous forest. So when we are talking about tropical deciduous forest, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया में। अभी हमने देखा ना कितना सारा एरिया इसका कवर था। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। और अब मानसून की तो भाई कहानी पूछो मत, मानसून तो सबसे ज़्यादा हमसे एडिक्टेड है, हमारा क्लाइमेट भी मानसून है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से फॉरेस्ट होंगे, मानसून फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है वो भी इस बारिश की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से, कि किस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश और किसी एरिया में बहुत कम बारिश होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, मोस्ट डेसीडियस एंड ड्राई डेसीडियस। मॉइस्ट मतलब आप समझते हो ना, मॉइस्ट मतलब जो थोड़े गीले गीले होते हैं। ठीक है, वेटी एरियाज जो होते हैं। सी देयर इज़ अ स्पेलिंग एरर इन द फर्स्ट वन, MOST नहीं होगा, MOIST, मॉइस्ट होगा, एंड दैट आई हैव करेक्टेड हियर, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस। इनके फीचर्स देख लेते हैं हम। रेनफॉल की अगर मैं बात करूँ तो अब मॉइस्ट है तो उसमें 100 से 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होती है, और ड्राई में 70 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होती है। अब इनका जो अब दोनों के अंदर कॉमन मंथ होते हैं जब वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग समर। सी आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि एक प्लांट जो है वो अपनी लीफ के थ्रू क्या करता है, वो अपनी लीफ के स्टोमेटास में क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस की सनलाइट वगैरह को कैप्चर करता है, और उसी वक्त में क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटास के पोर्स की वजह से लीफ से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वह इवापोरेट हो जाता है। और ड्राई सीजन में तो पानी इनको वैसे भी नहीं मिलता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पेड़ क्या बोलते हैं कि मैं मेरी सारी लीव्स ही गिरा दूंगा, तो अब इवापोरेशन भी नहीं हो पाएगा। और एक और हमें पता है कि जो आपको एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस पता है कि हमारे पास तो चलो बाकी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जनरली उनके पास एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे वो अपना वो वेस्ट रिमूव कर देते हैं। अब प्लांट बॉडी क्या है, मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स से बनी हुई है, तो वो क्या करती है, ऐसे लीव्स वगैरह में अपना एक्सक्रीशन या जो भी बोलते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करती है और फिर बाद में उसे अपने से फेंक देती है, गिरा देती है। ओके, तो ये आपको एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस वगैरह पता ही है। तो अब इस एक्सक्रीशन समर्स में क्या होता है पर्टिकुलर, वो तो आपको पता है ना कि स्टोमेटास और लीव्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या करता है, ट्रीज़ अपनी लीव्स को शेड कर देता है ड्यूरिंग द समर सीजन और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब ये कौन कौन सी यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो बेटा इसमें फ्लोरा एंड फौना के लगभग जनरली सेम ही एग्जांपल्स है इसको आपके, टीक, बैम्बू, साल,
कुसुम, मलबरी यहाँ पर भी अवेलेबल है, और टीक, सैल, नीम जो पीपल है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। एनिमल्स में भी दोनों में सिमिलर है, लायन, टाइगर्स, पिग, डियर्स एंड एलिफेंट्स दोनों के एग्जाम्पल है। जस्ट अब आपको यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली याद करना है कि मॉइस्ट डिसीडियस कहाँ अवेलेबल है, कौन सी एरियाज़ में अवेलेबल है, और ड्राई डिसीडियस कौन सी एरियाज़ में अवेलेबल है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई डिसीडियस एग्जिस्ट इन रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी। अब हमने बताया था मतलब जहाँ बारिश होती है, और बारिश में भी मतलब जहाँ कौन कौन से एरियाज़ में बारिश हो रही है, पेनिनसुलर पार्ट्स में बारिश कहाँ कहाँ हो रही है, प्लेट्यू रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी। और इधर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न स्लोप क्या चीज़ है सॉरी ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न स्लोप जैसे ही वेस्टर्न घाट्स ईस्ट की तरफ स्लोप करने लगते हैं। ओके, तो यहाँ से भी इनका एरिया याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी रेनफॉल होती है वो भी हमें समझ आ गया, और लीव्स का पर्टिकुलर मंथ शेडिंग का क्या रह जाता है यहाँ पे वो भी हमने समझ लिया। तो आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगी तुम लोगों को, है ना। तो अब हम लोग क्या समझ चुके हैं, मतलब अगर हम देखें तो अभी लगभग हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, केवल एक वीडियो क्लिप और बाकी, उसमें पूरा चैप्टर बाकी रिमेनिंग 3 जो आपके बचे हैं, दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, ट्रॉपिकल डिसीडियस हो गया, थॉर्नी, माउंटेन एंड मैनग्रोव, 3 बाकी है, बस ये हम समझ लेंगे। अगर इस चैप्टर से रिगार्डिंग अभी कोई भी किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन अगर कहीं क्रिएट हो जाता है, या किस आंसर को किसी तरह अगर आपको लिखना नहीं आता है, ठीक है, आप उसको किस तरह से फ्रेम करोगे, सो दैट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।